सो हेलो पीपल, इस वीडियो में जो है हम प्रोफेशनल एथिक्स का एक टॉपिक सीए एक्ट 1949 कवर करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं, तो क्यों ना हम इसको एक बार प्रॉपरली कर लें। 30 मिनट्स का अराउंड वीडियो रहेगा और इसमें क्या होगा कि अगर आप ट्वाइस कर लीजिए, इसमें ट्वाइस रिविज़न तो हो जाएगा। अगर आपको स्पीड में देखना हो तो आप स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर दीजिएगा अपनी स्पीड। एंड ये जो है सी एक्ट 1949, इस पर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पेनल्टी के रिस्पेक्ट में भी पूछ लेते हैं। तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना, आपको बेटर तरीके से जो है सी एक्ट रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा वीडियो। So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to talk about the CA Act provisions. See, अगर देखिए कोड ऑफ एथिक्स में तो हमको 5 चीज़ें रहती है। सिर्फ शेड्यूल्स ही नहीं रहते, हमको CA एक्ट रहता है, शेड्यूल्स रहते हैं, देन KYC नॉर्म्स रहते हैं, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस होती है, सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं। तो इधर हम जो है जो शेड्यूल के अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक है उसमें एक टॉपिक आता है CA एक्ट के प्रोविजंस का। तो ये प्रोविजंस हम पढ़ लेते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होगा और इसके थ्रू जो है हम क्विकली सीए एक्ट के सारे प्रोविजंस पढ़ लेंगे प्रॉपर्ली। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखो ये 73 पेजेस तो पूरा कोड ऑफ एथिक्स का है, तो इससे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो अराउंड 3 से 4 पेज में ये 5-6 पेज में ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सीए एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 आता है। सबसे पहले वो बोलता है मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, मेंबर प्रैक्टिस में कब माना जाता है? अगर वो प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। तो फॉलोइंग सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज है? सबसे पहले इंगेजिंग हिमसेल्फ इन द अकाउंटेंसी प्रैक्टिस, तो अपने आप को इंगेज करके रखा है इन अकाउंटेंसी प्रैक्टिस। तो फॉलोइंग सर्विसेज में पहले सर्विसेज आ गई अकाउंटेंसी की। दूसरी आ गई परफॉर्मिंग ऑडिटिंग एंड वेरिफिकेशन। तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन की, और रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विस एंड असिस्टेंस। तो देखो अकाउंटिंग की सर्विस, इंगेज हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, या होल्ड हिमसेल्फ आउट इन पब्लिक एज एन अकाउंटेंट। या तो इंगेज कर रहा है अपने आप को इन अकाउंटेंसी प्रैक्टिस, या पब्लिक को होल्ड हिमसेल्फ आउट इन पब्लिक, वो अपने आप को बता रहा है इन पब्लिक एज एन अकाउंटेंट। भले ही अभी क्लाइंट आए नहीं आए हैं, पर वो पब्लिक में ऐसे ही बता रहा है अपने आप को एज एन अकाउंटेंट। तो देखा जाए तो हु इंगेज हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ जो परफॉर्म कर रहा है ऑडिटिंग एंड वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन का जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, या जो रेंडर कर रहा है प्रोफेशनल सर्विस और असिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन, कि किस तरीके से अकाउंटिंग बेटर कर सकते हैं। और जो सर्टिफिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर वो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है या असिस्टेंस दे रहा है अकाउंटिंग प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अकाउंट्स, ऑडिट, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, ठीक है, और प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो हम ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। और चौथे में बोला है सर्विसेज में रेंडरिंग अदर सर्विसेज एज पर द काउंसिल। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो थोड़ा बहुत इधर से वेंडर्स निकलते हैं तो उससे थोड़ा सा बहुत आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उधर पॉज कर दूँ और देन वापस से वहीं से ही मैं रिज्यूम करूँ, राइट। सो रेंडरिंग अदर सर्विसेज एज पर द काउंसिल। अब अदर सर्विसेज में क्या बोला है कि अगर मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है सर्विसेज, तो ये सर्विसेज तो अपन ने बात कर ली। और चौथी सर्विसेज क्या है? रेंडरिंग अदर सर्विसेज एज पर द काउंसिल। तो अदर सर्विसेज में है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में क्या इंक्लूड नहीं करोगे और क्या इंक्लूड करोगे? अदर सर्विस एज पर द काउंसिल बोल रहे हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अदर सर्विसेज में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। इंक्लूड जो नहीं होती है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले 2 टैक्स और 2 ऑडिट तो बिल्कुल नहीं होते, स्टैट्यूटरी ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट। और टैक्स एडवाइस दे रहे हो, टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विस दे रहे हो। फिर आती है बात रट लिया, RTLEAA, ये भी इंक्लूड नहीं होता। रिसीवर, ट्रस्टी, आर्बिट्रेटर, लीगल, लिक्विडेटर, ई से है एग्जीक्यूटर, ए से एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सब जो है ये भी इंक्लूड नहीं होते। पब में पोर्टफोलियो, अंडरराइटिंग, ब्रोकिंग, ये भी इंक्लूड नहीं होते। मर्चेंट बैंकर की सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेज प्लान, आप वेज प्लान सेट कर सकते हो किसी कंपनी के लिए, वेज प्लान को आप सेट कर सकते हो, पर वेज प्लान को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं सेट करके तेको दे सकता हूँ पर इंप्लीमेंट तो तेको ही करना है। रिकवरी एग्जीक्यूशन में रिकवरी की कंसल्टेंसी दे सकते हो, रिकवरी की एडवाइस दे सकता हो,
पर मैं खुद रिकवरी का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता। तो जो चीज़ नहीं कर सकते वो हमने पढ़ लिया। 2 टैक्स 2 ऑडिट के हैं, रट लिया, रिसीवर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर, आर्बिट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। पब में पोर्टफोलियो अंडरराइटिंग, बैंकिंग और मर्चेंट बैंकर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेज प्लान और रिकवरी एग्जीक्यूशन। और अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में, तो अपन ने पढ़ा है कि क्वालिटी, एनर्जी, इन्वायरमेंटल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट ये इंक्लूड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज, वैल्यूअर, इनफैक्ट एडवाइजर टू एन इशू, इस पर क्वेश्चन आया था कि आप एडवाइजर टू एन इशू की सर्विसेज दे सकते हो कि इशू करना है प्रॉस्पेक्टस पर, आपने एडवाइस दे दी। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस है, आप कंसल्टेंट बन सकते हो टू एन इशू। पर्सनल रिक्रूटमेंट, किसी को रिक्रूट करना हो, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेज प्लान इंक्लूड नहीं होता, वेज प्लान को इम्प्लीमेंट करना नहीं होता, पर अगर जैसे रिक्रूटमेंट आपको पॉलिसीज़ बनानी है, आप रिक्रूट करके नहीं दोगे, रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ बनाओगे। सिलेक्शन ऑफ वेज प्लान सिलेक्शन करना है तो आप सर्विसेज है, ये सर्विसेज उसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ये सब जो सर्विसेज है, सिलेक्शन ऑफ वेज प्लान, पर्सनल रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़, कंसल्टेंट टू एन इशू, वैल्यूअर, एडवाइज़र, वैल्यूअर भी आ जाता है, ये सारी सर्विसेज आप दे सकते हो। क्वालिटी, एनर्जी, इन्वायरमेंटल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट, ये सब हमने बात करी, जिसमें हमने 3 सर्विसेज के बारे में बात करी, जिसमें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, असिस्टेंस इंक्लूड था। फिर एंडिंग सच अदर सर्विसेज में हमने बात कर ली थी कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज, और जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में कुछ चीज़ें एक्सक्लूड थी, वो अपन ने बात करी, जो चीज़ इंक्लूड थी वो भी हमने बात करी, ठीक है। और चीज़ें और इंक्लूड है जो हमको समझना पड़ेगा कि जैसे सेटिंग अप ऑफ वेज प्लान, हम वेज प्लान को सेट कर सकते हैं पर वेज प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हैं पर रिकवरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम एडवाइज़र टू सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, मैं एडवाइस दे सकता हूँ कि तू ये ब्रोकर सिलेक्ट कर, पर मैं ब्रोकिंग की एक्टिविटी नहीं दे पाऊँगा, जो अपन ने पढ़ा था पोर्टफोलियो अंडरराइटिंग और ब्रोकिंग, ठीक है। एडवाइज़र टू इशू, तो आप ऐसी एडवाइस देते ही हो, जैसे कि एडवाइज़र टू इशू में @ मार्क करके रखा हुआ था, तो एडवाइज़र टू इशू में क्या है, जैसे प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट करना हो तो आप प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और फुलफिलिंग लिस्टिंग फॉर्मेलिटी, अब प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट कर लिया, आपको तो पैसे रेज करने हैं, लिस्टिंग फॉर्मेलिटी को कंप्लाई करना है, अंडरराइटर को सिलेक्शन करना है कि कौन से अंडरराइटर को सिलेक्ट करे, वो खुद अंडरराइट नहीं करेगा पर अंडरराइटर को सिलेक्ट करने में मदद करेगा। प्रिपरेशन ऑफ बजट प्रिपरेशन में मदद करेंगे। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 पढ़ा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, और ये सब क्लॉजेस थे, ठीक है ना, ये सब क्लॉजेस है, ओके। तो अब आती है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि सीए के पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। सीए के पास सर्टिफिकेट है तब वो प्रैक्टिस कर सकता है। अब सीए के पास सर्टिफिकेट हो या नहीं हो, वो मेंबर तो है, ठीक है, अब वो मेंबर है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करना है। फिर ये बोला है कि मेंबर अगर अपीयर हो रहा है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, मतलब वही सीए इन प्रैक्टिस, अगर कभी इधर सीए इन प्रैक्टिस जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर वो अपीयर हो रहे हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो एज अ सीए की कैपेसिटी में ही उसको अपीयर होना पड़ेगा क्योंकि वो सीए है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर मेंबर जिसने अपनी सीओपी सरेंडर कर दी, तो क्या बोला है कि मेंबर जिसने अपनी सीओपी सरेंडर करी है, ठीक है, देन टू सीओपी सरेंडर करने के बाद भी उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि सरेंडर करा है, सस्पेंशन हुआ है, रिस्टोरेशन भी हो सकता है, तो वो मेंबर है, अब सरेंडर कर दिया पर फिर भी मेंबर है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन तो फिर भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेंबर जिसने अपनी सीओपी सरेंडर करी है तो वो किसी अदर कैपेसिटी में इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर वही काम वो एज अ सीए की कैपेसिटी कर सकता है। तो मतलब मेंबर जिसने अपनी सीओपी सरेंडर करी, अब मेंबर ने अगर जिसने अपनी सीओपी सरेंडर करी, ठीक है, तो किसी दूसरी कैपेसिटी में, जैसे समझो कि जीएसटी कंसल्टेंट की कैपेसिटी में वो काम नहीं कर सकता जो काम वो एज अ सीए इन कैपेसिटी भी कर लेता, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग हो गया, टैक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब वो जीएसटी कैपेसिटी में बनकर रिटर्न फाइलिंग कर रहा है या टैक्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो वो जीएसटी फाइलिंग और टैक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो मेंबर जिसका सीओपी सरेंडर हो गया है, उस पर आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा कि मेंबर जिसका सीओपी सरेंडर हो गया है तो वो किसी दूसरी कैपेसिटी में वो वाले काम नहीं कर सकता जो काम वो एज ए मेंबर कर रहा था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आती है बात सेक्शन 7 की कि एवरी मेंबर यूज़ डेजिग्नेशन सीए, हर मेंबर जो सीए है उसको डेजिग्नेशन सीए यूज़ करना चाहिए और कोई सा भी अदर डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। और मेंबर जिसके पास मोर देन 1 सीओपी है
सब्जेक्ट टू परमिशन आपको मोर देन 1 COP इशू हो जाती है, तो ऐसे केस में यूज डेजिग्नेशन एज CA इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर। तो फॉर मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ CA, तो अगर मेंबर के पास एक से ज़्यादा COP है तो फॉर मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ CA दे शुड यूज डेजिग्नेशन CA। तो मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ CA के मैटर्स में डेजिग्नेशन CA यूज़ करो। तो डेजिग्नेशन के रिस्पेक्ट में बात आती है तो सेक्शन 7 होता है, आप कोई सा डेजिग्नेशन यूज़ नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा COP है तो फॉर मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ CA आपको CA की डेजिग्नेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी। आती है बात फिर रेगुलेशन 10 की। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देख लिया फटाफट तरीके से, ठीक है। हमने मेंबर और डेजिग्नेशन CA के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली। फिर आती है बात रेगुलेशन 10 की। अब रेगुलेशन 10 क्या बोलता है, रेगुलेशन 10 बोलता है कैंसिलेशन ऑफ COP। देखो एक तो अपन ने बात करी COP सरेंडर की, एक होता है COP कैंसिल। तो COP कैंसिल किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहले अगर आपका नाम रजिस्टर में से ही रिमूवर हो गया, तो आपका नाम अगर रजिस्टर में से ही रिमूव हो गया मतलब कि कैंसिल हो गई आपकी COP, और कुछ दूसरे कारण भी है, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ COP, तो रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर, और सर्टिफिकेट COP इशू बेस्ड ऑन मिसलीड इन्फॉर्मेशन। तो पहला है रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर से आपका नाम रिमूव हुआ, COP कैंसिल, क्योंकि आपका नाम ही अब रजिस्टर में नहीं है, मतलब मेंबर ही नहीं हो, COP कैंसिल है। दूसरा COP इशू ही आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन पर करी थी, तो आपको जब इशू ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन में करी तो उधर आपका रजिस्टर से नाम रिमूव हो गया है तो आपकी COP कैंसिल हो जाएगी। मेंबर सीज टू बी इन प्रैक्टिस, मेंबर जो है वही सीज टू बी इन प्रैक्टिस, वही अब प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या फीस पे नहीं करी है ऑन और बिफोर 30 सितंबर। तो 4 चीज़ें हैं जब आपको रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर। चलो सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर, रजिस्टर में से अगर नाम रिमूव हो गया। दूसरा सर्टिफिकेट इशू बेस्ड ऑन फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपका नाम रजिस्टर में से अगर रिमूव हो रहा है, पहला आपको जो सर्टिफिकेट ही मिला है वो फॉल्स या मिसलीड इन्फॉर्मेशन से मिला है, फिर आपने फीस पे नहीं करी, या सीज टू प्रैक्टिस। तो इसका अपन ने निमोनिक बना लिया MRF सर्टिफाइड। तो M से क्या है कि मेंबर सीज टू बी इन प्रैक्टिस, R से है रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर, F से है फीस, और सर्टिफाइड से है सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेशन है वो इशू बेस्ड ऑन फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो है हमने क्या पढ़ा, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। अब रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर होता है तो कैंसिल हो जाता है, ये हमने समझा। पर रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर किन किन कारणों से होता है, तो एक देखे रखा है सेक्शन 8 ड्यू टू डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी है तो आपका नाम रजिस्टर में से रिमूव हो गया, तो एक अपन ने पढ़ा डिसेबिलिटी, ठीक है। और फिर आती बात सेक्शन 20 की जिसमें है अदर्स, ठीक है। तो पेन पेपर लेके बैठिए और जो है जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं इसको लिख लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं, हम इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर सेक्शन 8 में दिया हुआ है डिसेबिलिटी, और कुछ अदर कारण है वो सेक्शन 20 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेक्शन 8 में डिसेबिलिटी मतलब कि आप 21 साल से कम की एज के हो, कोर्ट ने ही आपको डिक्लेयर किया है एज अनसाउंड माइंड, कोर्ट ने ही आपको डिक्लेयर किया है एज एन इंसॉल्वेंट, तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या डिस्चार्ज हो गया है इंसॉल्वेंट, बट सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून कोर्ट ने नहीं दिया है, ठीक है। तो दो है, एक तो कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, या कोर्ट ने आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या तो डिस्चार्ज कर दिया बट सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून नॉट गिवन। सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून का मतलब होता है कि जो इंसॉल्वेंसी हुई है ये पर्सन की खुद की गलती से नहीं हुआ है, एक तो कुछ नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, कुछ अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस थे जिसके कारण इसको इंसॉल्वेंसी, इसलिए इंसॉल्वेंट हो गया है। तो या तो आपको इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, आप इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या तो आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, बट सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून इज नॉट गिवन। फिर आती बात कि हमने पढ़ लिया, या तो कोर्ट ने ही कन्विक्ट किया है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोबेट नॉट गिवन। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, या तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज है या अनडिस्चार्ज है, और अगर अनडिस्चार्ज है तो मिसफॉर्चून
हाँ सॉरी, डिस्चार्ज या अनडिस्चार्ज है, तो अगर डिस्चार्ज है तो सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून नॉट गिवन, ये हो गया। और फिर आता है बात ऑफेंस की, कि कन्विक्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिड्यूड एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोबेट नॉट गिवन। फिर आती बात अदर्स की, तो अदर्स में सेक्शन 20 मतलब कि अदर्स कौन कौन से केसेस है जब जो है रिमूवल ऑफ नेम होता है रजिस्टर में से। तो इसमें है जब आपने फीस पे नहीं करी, ठीक है, जब आपने अमाउंट पे नहीं किया। सेकंड, वो पर्सन की ही डेथ हो गई, या मेंबर रिक्वेस्ट टू रिमूव, मेंबर ने खुद ने ही रिक्वेस्ट करा है टू रिमूव, या तो रिमूवल का ऑर्डर आया है। तो 4 चीज़ें हैं कि फीस पे नहीं करी, पर्सन खुद ही की डेथ हो गई, पर्सन की ही डेथ हो गई, मेंबर ने रिक्वेस्ट किया फॉर रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर, या तो उसको मेंबर रिसीव एन ऑर्डर ऑफ रिमूवल। तो इस केस से जो है, इस तरीके से जो है रजिस्टर में से नाम रिमूव होता है। तो सेक्शन 8 है, सेक्शन 20 है। सेक्शन 8 में एक तो 21 ईयर्स या उससे कम की एज के हो, या तो अनसाउंड माइंड हो, या तो इंसॉल्वेंट हो, डिस्चार्ज या अनडिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो तो सर्टिफिकेट ऑफ मिसफॉर्चून नहीं मिला है, या तो कॉन्ट्रावेंशन फॉर एन ऑफेंस, कोर्ट डिक्लेयर्ड, कोर्ट कन्विक्टेड यू, ठीक है, कोर्ट कन्विक्टेड यू फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिड्यूड और पार्डन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। इस तरीके से हो जाता है। और फिर बाकी हमने सेक्शन 8 में सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 20 में हमने अदर चीज़ें देखी। इस तरीके से नाम जो है रिमूव हो जाता है। अब आती है बात पेनल्टीज़ की, तो हम बहुत सारी पेनल्टीज़ इसमें हम देखते हैं छोटी मोटी, ठीक है, हम छोटी मोटी बहुत सारी वेरियस पेनल्टीज़ रहती है। जैसे कि सेक्शन 25, अगर कंपनी इंगेज है प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी में तो 1000 की पेनल्टी है, एंड सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट पे 5000 की पेनल्टी है, ठीक है। सेक्शन 26, इफ अनक्वालिफाइड पर्सन ने डॉक्यूमेंट साइन करे ऑन बिहाफ ऑफ सीए इन प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो अनक्वालिफाइड पर्सन मतलब कि जैसे आर्टिकल ने जो है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट साइन कर लिए हैं, तो ऐसे केस में पेनल्टी जो है, उधर अभी अपन ने पढ़ा 1000 से लेके 5000, इधर है 5000 से लेके 1 लाख तक ऑन फर्स्ट डिफॉल्ट, और 10,000 से लेके 2 लाख तक ऑन सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। तो एक है 1000 से लेके 5000 तक। 1000 अपन ने जो ऊपर पढ़ा था उसमें पेनल्टी थी 1000 की, एंड 5000 की थी फॉर सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। अगला जो आता है उसमें 5000 से लेके 1 लाख तक, और 10,000 से लेके 2 लाख तक, प्लस 1 ईयर की पेनल्टी, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट। तो ये है, मतलब ये थोड़ा सा इंटेंस है। तीसरा, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो जाते हो, डिसिप्लिनरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा तो कोप अप कर लीजिएगा, ठीक है ना, सॉरी। अब डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में ऐसा है कि अगर फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो, कि आप सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो, या बोथ शेड्यूल में गिल्टी हो, अगर फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी होते हो और फर्स्ट शेड्यूल में अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने अगर आपको गिल्टी फाउंड करा है, तो ऐसे केस में 10,000 1 लाख तक की पेनल्टी लगती है। अगर सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो, अगर सेकंड शेड्यूल का कॉन्ट्रावेंशन किया है, और अगर डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ने आपको, डिसिप्लिनरी कमेटी ने आपको जो है गिल्टी फाउंड किया है, तो 5 लाख की पेनल्टी है। तो ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म वाली पेनल्टी है, हम वो उसको आगे भी पढ़ लेंगे। फिर आती है बात अगर सेक्शन 24 की, कि नॉट बीइंग अ मेंबर एक्टिंग एज मेंबर। आप मेंबर नहीं हो, फिर आप मेंबर जैसे दिखा रहे हो, आप सीए नहीं हो, फिर भी आप डेजिग्नेशन सीए की यूज़ कर रहे हो, तो आप मेंबर नहीं हो, मेंबर जैसे शो कर रहे हो। सीए नहीं हो, सीए की डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे हो। सीओपी नहीं है, फिर भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को एज अ सीओपी। तो देखो 2 लेवल हो गए, आप मेंबर नहीं हो, मेंबर जैसा शो कर रहे हो, ठीक है। आप सीए नहीं हो, सीए जैसा सीए की डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे हो, एक लेवल नीचे। आपके पास सीओपी नहीं है, पर आप सीओपी जैसे सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसे केस में 1000 से लेके 5000, मतलब सेम पेनल्टी। जिस तरीके की पेनल्टी हमने जो सेक्शन 25 में देखी थी कि अगर कंपनी इंगेज होता है इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, वैसे ही पेनल्टी इधर भी है, पर सब्सिक्वेंट में आपको एक ऑप्शन भी है कि 5000 की पेनल्टी ऑन सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और बोथ। इस तरीके से दे के रखा है। तो 25 और 25 कुछ हद तक रिलेटेड है। तो 24-25 की सिमिलर पेनल्टी। और रही बात है डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की, तो वो तो हम देख ही लेंगे, तो उधर से याद हो जाएगा। ये याद करना पड़ेगा कि अगर अनक्वालिफाइड पर्सन ने ही अगर डॉक्यूमेंट साइन कर दिए हैं, तो ऐसे केस में 5000 से लेके 1 लाख तक, 10,000 से लेके 2 लाख तक ऑन सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। अब आती बात डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की, तो हम समझते हैं डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में किस तरीके से हमको पढ़ने का है। अब देखो,
डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में ऐसा है कि अगर समझो कि अगर कंप्लेंट हुई है मेंबर के अगेंस्ट में, अगर मेंबर के अगेंस्ट में कंप्लेंट है, किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है, अगर मेंबर के अगेंस्ट में कंप्लेंट है, तो सबसे पहले ये कंप्लेंट सबसे पहले डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को जाता है। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के अंदर होता है डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन। डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन ये कंप्लेंट देख के प्राइमा फेसी एक ओपिनियन देता है, प्राइमा फेसी अराइव एट ओपिनियन डेट जो मिसकंडक्ट है ये किधर गिल्टी है, ये फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी है कि सेकंड शेड्यूल में गिल्टी है। मतलब कि कंप्लेंट हुआ मेंबर के अगेंस्ट में, तो सबसे पहले वो वेंट होता है, कंप्लेंट वेंट टू डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के अंदर होता है डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, वो प्राइमा फेसी ओपिनियन देता है कि वेदर सच पर्सन इज गिल्टी अंडर फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और बोथ शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड और बोथ शेड्यूल में जो है मिसकंडक्ट है। अगर फर्स्ट शेड्यूल में मिसकंडक्ट है, ठीक है, अगर वो गिल्टी फर्स्ट शेड्यूल में है और अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने उसको फाउंड कर दिया है गिल्टी, क्योंकि फिर ऐसे केस में अगर फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी हो या फर्स्ट शेड्यूल का मैटर है तो मैटर वेंट टू बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, सेकंड शेड्यूल या बोर्ड शेड्यूल का मैटर है तो ऐसे कैसे मैटर वेंट टू डिसिप्लिनरी डायरेक्ट कमिटी। अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने अगर आपको गिल्टी फाइंड कर दिया तो आपको रिप्रीमेंड करेंगे, आपका नाम रजिस्टर में से रिमूव करेंगे 3 महीने के लिए और आपको फाइन लगा देंगे 1 लाख की। पर अगर डिसिप्लिनरी कमेटी ने अगर आपको गिल्टी फाउंड कर लिया है तो आपको रिप्रीमेंड करेंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर रजिस्टर से आपका नाम रिमूव करेंगे इनफाइनाइट ईयर्स के लिए और साथ ही साथ फाइन लगा देंगे अप टू 5 लाख। अगर आपको अपील करना हो तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपीलेट अथॉरिटी को आप अपील कर सकते हो। 90 डेज़ के अंदर वो कंफर्म मॉडिफाई या सेटिस्फाइड कर देगा ऑर्डर को, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, वो इन्हेंस भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है सच टाइप ऑफ पेनल्टी, ठीक है। और वो अपने अकॉर्डिंग जिसको जो भी उसको ऑर्डर देना होगा, पास सच ऑर्डर एज ही में थिंग्स फिट। तो इस तरीके से जो है हमने ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को भी हमने देखा। फिर जो हमने बात करी थी सेक्शन 22 की, तो सेक्शन 22 बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट की। जो हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट जो हम देखेंगे तो वो हम शेड्यूल्स में तो देखेंगे ही देखेंगे। सेक्शन 222 ये बोलता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट आर एज स्टेटेड इन शेड्यूल्स। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट आर जो स्टेटेड है शेड्यूल में, तो जो शेड्यूल में स्टेटेड है ना वही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट है। हाउएवर डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन बोला है, मतलब कि डिसिप्लिनरी कमिटी, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के अंदर का डायरेक्टर कि डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन शेल इंक्वायर इनटू कंडक्ट। भले ही जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अदर मिसकंडक्ट वो होते जो सब शेड्यूल्स में दिया हुआ है, पर फिर भी अगर किसी सरकमस्टेंस के रिस्पेक्ट में डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को इंक्वायरी करनी है तो वो इंक्वायरी कर सकता है। तो डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन शैल इंक्वायर इनटू द कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर। अगर मेंबर ने कोई सा भी कंडक्ट करा है तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो फर्स्ट शेड्यूल में सेकंड शेड्यूल में किधर कवर है, पर अगर उसको इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायर कर सकता है ऑफ द कंडक्ट ऑफ एनी मेंबर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो उसको यहाँ से पावर मिलती है कि वो इंक्वायरी कर सकता है कंडक्ट ऑफ मेंबर की। एंड नथिंग इन दिस सेक्शन, ये सेक्शन जो है लिमिट नहीं करता पावर्स को, ये सेक्शन लिमिट नहीं करता, ये नथिंग इन दिस सेक्शन शैल कंस्टिट्यूट टू लिमिट इन एनी वे द पावर कॉन्फर्ड। तो जो पावर है उस पावर को ये सेक्शन लिमिट नहीं करता, इन द सेंस उस पावर को ये सेक्शन लिमिट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अदर मिसकंडक्ट जो शेड्यूल में दे के रखे हुए हैं सिर्फ उसी तक ही मिसकंडक्ट सीमित नहीं है। अगर डायरेक्टर को अगर इंक्वायरी कुछ दूसरी करनी होगी तो वो सेक्शन 22 के बाद उसको पावर मिल जाते हैं, वो इंक्वायरी कर सकता है। फिर आती बात सेक्शन 24 की, जहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि वो सीए नहीं है और सीए जैसे एक्ट कर रहा है, डेजिग्नेशन सीए की नहीं है और यूजिंग डेजिग्नेशन ऑफ सीए, मेंबर नहीं है पर एक्टिंग एज ए मेंबर, सीओपी नहीं है पर रिप्रेजेंट टू द पब्लिक दैट ही इज हैविंग सीओपी, या एक्टिंग एज ए प्रैक्टिशनर अकाउंटेंट। तो ऐसे केस में जो है पेनल्टी हमने इधर पढ़ा था 1000 से लेकर 5000 की इधर भी पेनल्टी है और 6 मंथ का जेल और बोथ। फिर हमारा लास्ट सेक्शन आता है ब्रांच ऑफिस का। तो ब्रांच ऑफिस के रिस्पेक्ट में हम पहले समझते हैं कि ऑफिस का मतलब क्या होता है। ऑफिस मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे नेम बोर्ड सिचुएट फिक्स है। तो प्लेस जहाँ पे नेम बोर्ड फिक्स है या प्लेस जो लेटर हेड में मेंशन है। तो देखो प्लेस जो नेम बोर्ड पे फिक्स है, प्लेस जो लेटर हेड में मेंशन है, वही ऑफिस होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि नेम बोर्ड आप इंडिविजुअल का रेसिडेंस में पुट कर सकते हो। जैसे प्रैक्टिशनर्स ये है तो अपने रेसिडेंस में नेम बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल पुट कर सकते हैं, पर फर्म का नेम बोर्ड पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन ने ऑफिस में क्या पढ़ा कि ऑफिस मतलब प्लेस जिसका जो नेम बोर्ड प्लेस जहाँ पे नेम बोर्ड फिक्स है तो वो ऑफिस हो गया। प्लेस जो लेटर हेड में मेंशन है वो हो गया। फिर अपन ने ये पढ़ा कि
नेम जो है, नेम ऑफ इंडिविजुअल कैन बी मेंशन इन द रेसिडेंस, पर फर्म का नाम जो है वो रेसिडेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आती है बात कि एक से ज़्यादा ऑफिस होते हैं। अगर किसी सीए के एक से ज़्यादा ऑफिस है, तो एक से ज़्यादा ऑफिस है मतलब कि एक से ज़्यादा प्लेस है जहाँ पे नेम बोर्ड फिक्स होता है, या लेटर हेड में एक से ज़्यादा नाम दे के रखे हैं, तो ऐसे केस में एक से ज़्यादा ऑफिस में आपको सेपरेट इंचार्ज अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि हर ऑफिस के लिए देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। तो एक से ज़्यादा ऑफिस है तो आपको सेपरेट इंचार्ज को अपॉइंट करना पड़ता है। अब पॉइंट ये है, सेपरेट इंचार्ज कौन होना चाहिए? सेपरेट इंचार्ज जो है वो मेंबर होना चाहिए। अब वो या तो पार्टनर हो या एम्प्लॉय हो, तो मेंबर प्लस पार्टनर या एम्प्लॉय, मतलब सेपरेट इंचार्ज शुड बी मेंबर विच कैन बी इधर पार्टनर और एम्प्लॉय, एंड उसको एक्टिवली एसोसिएट होना पड़ता है उस ऑफिस से, एंड ही शुड बी एक्टिवली एसोसिएट विद द ऑफिस। अब एक्टिवली एसोसिएट का मतलब ये होता है कि जिस सिटी में ऑफिस है, ठीक है, तो क्या बोला है कि रिसाइड इन द सिटी ऑफ ऑफिस। अगर मेंबर रिसाइड करता है इन दी सिटी ऑफ ऑफिस, ऑफिस की सिटी में ही अगर मेंबर रिसाइड करता है फॉर मोर देन इक्वल टू 182 डेज, तो ऐसे केस में एक्टिवली एसोसिएट माना गया है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मेंबर विजिट करता है, अगर देखो अगर ऑफिस की सिटी और मेंबर का रेसिडेंस की सिटी सेम है, तो ऐसे केस में अगर रिसाइड करता है 182 डेज या उससे ज़्यादा उस सिटी में, तो ऐसे केस में एक्टिवली एसोसिएट मान लिया जाएगा। या तो अगर सिटी डिफरेंट है, तो अगर मेंबर विजिट करता है ऑफिस मोर देन इक्वल टू 182 डेज, तो ऐसे केस में एक्टिवली एसोसिएट मान लिया जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि एक्टिवली एसोसिएट मेंबर होना चाहिए, मतलब एक्टिवली एसोसिएट पर्सन इंचार्ज होना चाहिए। पर्सन इंचार्ज शुड बी मेंबर विच कैन बी ईदर पार्टनर और एम्प्लॉय। और अगर सेम सिटी है, रेसिडेंस की सिटी और ऑफिस की सिटी, तो रिसाइड करना चाहिए 182 डेज या उससे ज़्यादा। और अगर डिफरेंट सिटी है, तो ऐसे केस में विजिट करना चाहिए टू द ऑफिस फॉर मोर देन इक्वल टू 182 डेज, तो ऐसे केस में एक्टिवली एसोसिएट मान लिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आया है कि क्या रिटायर्ड प्रोफेशनल सेपरेट इंचार्ज हो सकता है क्या? तो रिटायर्ड प्रोफेशनल सेपरेट इंचार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेंबर नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर सेपरेट इंचार्ज हो सकता है क्या? नहीं, वो सेपरेट इंचार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेंबर नहीं है। अब ये जो सेपरेट इंचार्ज है, इसका मतलब ये है कि सेपरेट ऑफिस के लिए सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए, बट इसके लिए कुछ एग्जाम्पशंस हैं। एग्जाम्पशन ये है कि एक से ज़्यादा ऑफिस है, फिर भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट इंचार्ज। तो कौन सी दो सिचुएशन है? सबसे पहले एक आता है सेकंड ऑफिस। सेकंड ऑफिस का मतलब क्या होता है कि अगर ऑफिस आपका सेम प्रीमाइस में है, कि एक ही प्रीमाइस में सेकंड फ्लोर पे भी ऑफिस है, फोर्थ फ्लोर पे भी ऑफिस है, तो ऑफिस सेम प्रीमाइस में है, या ऑफिस एक ही सिटी में दो ऑफिस है, या तो ऑफिस सिचुएटेड विद इन 50 किलोमीटर ऑफ म्यूनसिपल लिमिट। तो ऐसे केस में अगर सेम सिटी में सेम प्रीमाइस में है ऑफिस, सेम सिटी में ऑफिस है, या तो ऑफिस सिचुएटेड है विद इन 50 किलोमीटर ऑफ द म्यूनसिपल लिमिट, तो ऐसे केस में आपको सेपरेट इंचार्ज को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है दूसरा केस कि मेंबर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं हिली एरियाज़ में, तो अगर मेंबर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हिली एरियाज़ में, तो वो टेम्प्रेरी अपने ऑफिस को विंटर सीजन में 3 महीने तक के लिए दूसरी जगह पे खोल सकते हैं। तो जब टेम्प्रेरी ऑफिस वो 3 महीने तक के लिए अगर दूसरे एरियाज़ में, दूसरे प्लेन्स में, क्योंकि मेंबर प्रैक्टिस कर रहा है हिली एरियाज़ में, तो वो विंटर सीजन में 3 महीने तक के लिए प्लेन्स में सेकंड ऑफिस वो ओपन हो सकता है। बट सारे जो करस्पॉन्डेंस है, वो करस्पॉन्डेंस सारे जो है वो मेन ऑफिस में ही जाएंगे। ठीक है, तो वो मेन ऑफिस बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी है कि ICAI आपने अगर टेम्प्रेरी ऑफिस को अगर इस्टेब्लिश करा है, तो ऐसे केस में आपको 1 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है ICAI को। इनफैक्ट जब आप अपना टेम्प्रेरी ऑफिस क्लोज कर रहे हो, तो क्लोज करने के बाद भी 1 महीने में आपको ICAI को बताना पड़ता है। सारे जो करस्पॉन्डेंस और सारे जो कम्युनिकेशन है वो टेम्प्रेरी ऑफिस में नहीं होंगे, वो तो रेगुलर ऑफिस में ही होंगे। और टेम्प्रेरी ऑफिस का नाम भी आपको जो है लेटर हेड में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मेंशन ऑफ टेम्प्रेरी ऑफिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन इन ऑन डॉक्यूमेंट। तो टेम्प्रेरी ऑफिस की जो एड्रेस है वो डॉक्यूमेंट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है हमने CA एक्ट के रिस्पेक्ट में सारे प्रोविजंस पढ़े, जहाँ पर अपने हिली एरियाज़ और सेकंड ऑफिस के रिस्पेक्ट में बात करी कि हिली एरियाज़ में जो है विंटर सीजन में 3 महीने के लिए सेपरेट ऑफिस खोल सकते हो, कोई पर्सन इंचार्ज अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्रांच ऑफिस के रिस्पेक्ट में हमने बात कर ली थी, सेक्शन 24 की पेनल्टीज़ की हमने बात कर ली। साथ ही साथ जो है सेक्शन 22 में हमने पढ़ लिया कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो शेड्यूल में दे के रखे वो तो है ही, पर अगर डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन को इंक्वायरी करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ मेंबर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो वो एक्ट कर सकता है। फिर आती है बात डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म की, तो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के बारे में हो जाती है बात
फिर हमने जो है पेनल्टीज़ के रिस्पेक्ट में बात करी थी, जिसमें 24 और 25 की पेनल्टी सिमिलर थी। बस सेक्शन 26 की पेनल्टी थोड़ी सी हटके थी, जिसमें 5,000 से लेके 1 लाख तक पेनल्टी और 10,000 से लेके 2 लाख तक की पेनल्टी ऑन सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट थी, जिसमें अब तो फर्दर इम्प्रिजनमेंट होता है अप टू 1 ईयर का। साथ ही साथ हमने डिसेबिलिटी की बात करी थी कि कब कैंसिलेशन ऑफ COP हो जाता है, जिसके 2 कारण थे, अगर आपका नाम रजिस्टर में से रिमूव हो गया हो और कोई दूसरे और फर्दर कारण थे, ठीक है, कि सर्टिफिकेट इशू हुआ था फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। मेंबर सीज टू बी इन प्रैक्टिस है, अगर मेंबर सीज टू बी इन प्रैक्टिस है, अगर मेंबर ने फीस 30 सितंबर के पहले नहीं पे करी है, तो ऐसे केस में जो है आपका उसका नाम जो है कैंसिल हो जाता है। बाकी फिर अपन ने बात करी थी कि रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर 2 कारण से होता है, ड्यू टू डिसेबिलिटी वो सेक्शन 8 में देके रखा है, और कुछ अदर फैक्टर्स देके रखे हैं वो सेक्शन 20 में देके रखे हैं। फिर हमने सेक्शन 7 पढ़ा था, फिर हमने सेक्शन 6 भी पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के रिस्पेक्ट में, फिर हमने पढ़ा मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस क्या होता है। तो इस तरीके से CA एक्ट के छोटे मोटे सारे प्रोविजंस हम ओवर करते हैं। और फिर रही बातें तो सेल्फ रेगुलेटरी मेजर से, KYC नॉर्म से और काउंसिल जनरल गाइडलाइन है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। और साथ ही साथ एक और छोटी सी चीज़ ये भी थी कि वो प्रिंसिपल्स थे, तो वो प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, बट एग्ज़ाम के पिछले एग्ज़ाम में, मतलब एक दिन पहले क्या, पिछले एग्ज़ाम में ये जो है एक क्वेश्चन आ गया था। सो वो भी हम एक बार देख लेंगे। ओके, थैंक यू।